अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अनकेप्ट प्रॉमिसेस। देखो, अन जो होता है ना, जो ये वाली प्रीफिक्स होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, ये किसी भी चीज़ को नेगेटिव बना देती है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अनकेप्ट मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको पूरा नहीं किया गया, जिसको फुलफिल नहीं किया गया, जिसको निभाया नहीं गया। अब वो कौन सी चीज़ है? वो कह रहा है ये वाले प्रॉमिसेस, ये वाले वादे। तो बस आप ये समझ लो कि कुछ वादे किए गए थे, उनको पूरा नहीं किया गया। अब वो कौन से वादे हैं, किन से किए गए हैं, ये सारा कुछ हमें जब हम ये आज का एडिटोरियल पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा। तो इस एडिटोरियल में कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट भी करेंगे, कुछ चीज़ों को हम डिटेल से भी समझेंगे। तो चलें अब इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहे हैं जर्मनीज अनाउंसमेंट। देखो, ये अपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब है ये पोजेशन शो कर रहा है। ये बता रहा है कि ये अनाउंसमेंट जो है ना, ये जो ऐलान है, ये किसका है? उसने कहा ये जर्मनी का है। देखो, पोजेशन शो दो तरीक़ों से की जाती है, एक अपोस्ट्रॉफी एस से, एक ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए। यहाँ पे किससे की गई है? अपोस्ट्रॉफी एस से। ठीक है, अच्छा, अनाउंसमेंट क्या थी? उसने कहा दैट, ये कि इट इज़ कंसीडरिंग। देखो, ये इट जो है ये किसके लिए आया है? ये जर्मनी के लिए आया है। ये जर्मनी की बात कर रहा है कि जर्मनी जो है वो कंसीडर कर रही है, वो इस चीज़ को देख रही है या इस चीज़ के बारे में सोच रही है। अच्छा, किसके बारे में? कहता द केसेस, द आर्टिकल लगा हुआ है, मतलब ख़ास केसेस के बारे में। अच्छा, कौन से केसेस? किसके केसेस? उसने कहा ऑफ अफगान्स, अफगान्स के। अच्छा, कौन से अफगान्स? इसके लिए इसने पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज लगाई। उसने कहा डिपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। कहता जिनको डिपोर्ट किया गया है, जिनको कंट्री से निकाला गया है, किसके ज़रिए, कहाँ से? कहता पाकिस्तान से। कहता इज़ अ वेलकम जेस्चर। कहता ये वाली जो चीज़ है, ये जो इसकी अनाउंसमेंट है, ये एक वेलकम जेस्चर है, ये एक अच्छा अमल है, ये एक काबिल तारीफ कदम है। कहता एट अ टाइम, उस वक़्त, व्हेन, जब, मैनी नेशंस, बहुत सारी जो नेशंस थी। मैनी यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। ये बता रहा है बहुत सारी जो नेशंस हैं, हैव चोजन, वो चूज़ कर चुकी हैं, वो सिलेक्ट कर चुकी हैं, वो डिसाइड कर चुकी हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है, टू टर्न देयर बैक्स, कि वो नज़रअंदाज कर देंगी या अपनी पीठ फेर लेंगी, ऑन दोज, उन पर, मतलब उन लोगों से दूसरी तरफ अपना रुख कर लेंगी, उनको इग्नोर कर देंगी, अबैंडन कर देगी। किनको? कहता दोज, उन लोगों को। दे वंस प्लेज्ड, कहता जिनसे उन्होंने पहले वादा किया था। अच्छा, किस चीज़ का? टू प्रोटेक्ट, कि हम इनकी हिफाजत करेंगे, हम इनको सेफ रखेंगे। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो, हमारा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो कि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे इस टाइम वो ये अनाउंसमेंट है। अब इस अनाउंसमेंट की जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये कौन सी वर्ब है? ये एक्शन वर्ब है कि स्टेटिव वर्ब है? ये स्टेटिव वर्ब है। यहाँ पे एक्शन कोई नहीं हो रहा, वो सिर्फ बता रहा है कि ये जो अनाउंसमेंट है ये एक अच्छा जेस्चर है। अब इसके बाद ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, दैट, ये कि इट इज़ कंसीडरिंग द केसेस ऑफ अफगान्स। अब ये इस अनाउंसमेंट के बारे में बता रहा है कि इनका जो ऐलान था, ऐलान क्या था वो एक्सप्लेन किया इसने यहाँ पे। क्लियर हो गया? उसके बाद उसने कहा एट अ टाइम, उस वक़्त, व्हेन, और उसके बाद एक और क्लॉज बनी हुई है। अब ये कौन सी क्लॉज है जो व्हेन से स्टार्ट हो रही है? ये एडवर्ब क्लॉज है, वो टाइम को बता रही है कि कब, किस वक़्त। और उसके बाद एक और क्लॉज यहाँ पे बनी हुई है, दे वंस प्लेज टू प्रोटेक्ट। अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक करते हैं। अच्छा, देखो, जब आप सेंटेंस को क्लियर करो, सेंटेंस एक है, क्लॉजेस बहुत सारी बनी हुई हैं। क्लॉजेस क्या होती हैं? सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होता है। और ये जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेज है। इसको फ्रेज क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है कि ये इसमें सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं है, ये सिर्फ फ्यू वर्ड्स हैं जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं अफगान्स के लिए। इसको पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं।
अच्छा, और इसको खाली को पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, और जल्दी से देखो, डिपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निकाल देना, किसी को वापस भेज देना, अपनी कंट्री से निकाल देना। जेस्चर का मतलब क्या है? ये वाला जो अमल है, ये जो उनका एक्ट है। और कंसीडर करने का मतलब है उसको रिव्यू करना, उसको इवेल्युएट करना, उसका जायज़ा लेना, उस पर गौर व फिक्र करना। कहता चांसलर फ्रेडरिक मर्स हैज सेड, कहता ये वाले जो पर्सन है ना वो कह चुके हैं। हैज सेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे यूज हुआ है। क्या कहा है? दैट ये कि कमिटमेंट्स मेड बाय प्रीवियस जर्मन गवर्नमेंट्स, कि जो कमिटमेंट्स थी। अच्छा, कौन सी कमिटमेंट्स? उसके लिए इसने पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज लगाई है। उसने कहा वो वाली कमिटमेंट्स जो की गई थी पिछली जर्मन गवर्नमेंट के जरिए। कहता विल बी ऑनर्ड, कहता उन कमिटमेंट्स को ऑनर किया जाएगा, मतलब उनको पूरा किया जाएगा, उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उनको फुलफिल किया जाएगा। अब यहाँ पे लगी एम डैश। अच्छा, अब ये कोई तफसील बता रहा है। वो कह रहा है आ स्टांस, कहता ये वाला जो उसका रवैया है, जो उसका ओपिनियन है या उसका जो मौक़िफ़ है, दैट डिज़र्व्स, कहता जो कि डिज़र्व करता है रिकॉग्निशन को, कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी कदर की जाए। कहता इवन इफ़ इट हैज़ कम लेट, कहता हालांकि वो आया है बहुत ही देर से। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, एक चीज़ नोट करो, ये वाली जो कंजंक्शन आपको नज़र आती है ना, दैट वाली, समटाइम्स जब इसका मीनिंग होता है ना कि, जैसे यहाँ पे कि इस पर्सन ने ऐसा कहा है कि, तो समटाइम्स आप इसको यहाँ से स्किप भी कर सकते हो। इसको आप नहीं भी लगाओगे तो कोई इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा सेंटेंस पे, ये चीज़ अंडरस्टूड हो जाएगी। अच्छा, अब जल्दी से ना इसकी वोकैब चेक करते हैं और फिर मैं आपको ना इवन इफ़ वाला स्ट्रक्चर भी बताती हूँ। अच्छा देखो, कमिटमेंट्स का मतलब क्या होता है? देखो, कमिटमेंट्स का मतलब होता है प्रोमिसेस, वादे, जो उनके अग्रीमेंट्स थे। अगर आप किसी चीज़ को, किसी वादे को ऑनर कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है आप उसको पूरा कर रहे हो, आपने उसको अभी भी अप होल्ड किया हुआ है, उसको बनाए रखा है, उसको कायम रखा है। फिर एम डैश लगा के उसने इस डिसीजन के बारे में इसकी तारीफ की है। अच्छा, अगर कोई चीज़ जो है वो डिज़र्व करती है रिकग्निशन, तो इसका मतलब है वो डिज़र्व करती है तारीफ को, कदर को, एक्नॉलेजमेंट को, प्रेस को। अच्छा, इवन इफ़ के ऊपर ना एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये जब हम थोड़ा सा एडिटोरियल कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि ये इवन इफ़ जो है ये कहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, पहले हम ये एडिटोरियल कंप्लीट कर लेते हैं। कहता आफ्टर, बाद में, कब? कहता द अफगान तालिबान रीटुक, कहता इसके बाद जब अफगान तालिबान जो थे उन्होंने रीटुक किया, मतलब उन्होंने दोबारा कब्जा किया। अच्छा, किसको? काबुल को। कब? कहता इन अगस्त 2021, यहाँ इस वक्त। फिर कोमा, कहता सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज, कहता बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज थी। फिर लग गया एम डैश, कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द यूएस, द यूनाइटेड स्टेट, यूके, कनाडा, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर लग गया एम डैश क्लोज। अच्छा, ये चीज़ ना अभी मैं कंप्लीट होने के बाद एक्सप्लेन करती हूँ कि इसने यहाँ पे क्या किया। कहता लॉन्च्ड प्रोग्राम्स, कहता बहुत सारी जो सेवरल कंट्रीज थी जिनमें ये शामिल हैं, कहता उन्होंने शुरू किया प्रोग्राम्स को, मतलब उन्होंने कोई मंसूबे स्टार्ट किए, कोई स्कीम्स प्लान की। अच्छा, किस चीज़ के लिए? कहता टू रीसेटल, कि वो फिर से बसाएंगे। किनको? कहता अफगान्स को। अच्छा, कौन से अफगान्स? कहता हु हैड असिस्टेड, कहता जिन्होंने उनकी मदद की थी। अच्छा, किस में? कहता देयर मिशंस, उनके मिशंस में। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज थी ना, इनके जो मिशन थे, इनके जो ऑपरेशंस थे, इनके जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें। और या हु फेस्ड ग्रेव रिस्क, कहता या वो वाले अफगान जिन्होंने सामना किया है ऐसे खतरात का जो बहुत ही सीरियस थे। ग्रेव का मतलब होता है बहुत ही सीरियस। सच एज, कहता जैसा कि जर्नलिस्ट, लॉयर्स, जजेस एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, कहता कैसा कि जैसा कि ये वाले लोग हैं।
जिसमें ये भी आते हैं जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, जो इंसानी हकूक़ के हामी हैं। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, इसकी ना वो कैप चेक करो। देखो, रीटुक करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिकैप्चर करना, दोबारा से कब्जा करना। उसके बाद है लॉन्च। देखो, अगर आपने किसी चीज़ को लॉन्च किया तो इसका मतलब आपने उसको स्टार्ट किया, आपने उसको इनिशिएट किया, आपने उसका इफ्तिताह किया है, आपने रोल आउट किया किसी चीज़ को। अब वो कौन सी है? वो कोई प्लान हो सकती है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो एम डैश लगी हुई है, ये क्यों लगी हुई है? क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में ये तफसील प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने द आर्टिकल लगाया है यूएस के साथ, इसने द आर्टिकल यूके के साथ लगाना ये भूल गया। द आर्टिकल यूएस के साथ भी आएगा, द आर्टिकल यूके के साथ भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो दोनों नेम्स हैं ये डिस्क्रिप्टिव नेम्स हैं। डिस्क्रिप्टिव नेम्स का मतलब क्या है? ये डिटेल्स बताने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब है कि इसमें बहुत सारी स्टेट्स आती हैं। यूनाइटेड किंगडम्स का मतलब है इसमें बहुत सारे किंगडम्स आते हैं। लेकिन ये वाली जो कंट्रीज़ हैं ये डिस्क्रिप्टिव नहीं हैं, ये सिर्फ प्लेन नेम है, सादा नाम है कंट्रीज़ के। इसलिए इनके आगे इसने द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे पाकिस्तान के आगे भी आप द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनके आगे आप द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन जब यूएई आ जाएगा तब आप द आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे। नीदरलैंड्स आ जाएगा तब भी आप द आर्टिकल का यूज़ करोगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, इसको आप देख लीजिएगा। कह रहे टेंस ऑफ थाउजेंड्स, कहते ये जो बहुत सारे हैं, ये असल में इसने नंबर बता रहा है। कहता बहुत सारे जो हैं लेफ्ट, वो छोड़ चुके हैं देयर होम्स, अपने घरों को, इन डेस्परेशन, मतलब मायूसी में या बेबसी में या होपलेसनेस में। कहता कोमा सम अराइविंग इन पाकिस्तान, कहता जो कुछ है ना वो पहुंच रहे हैं पाकिस्तान में। फिर कोमा कहता ट्रस्टिंग, ये ट्रस्ट करते हुए, ये भरोसा करते हुए, दे वुड सून बी रीलोकेटेड, कि उन्हें जल्द किसी और जगह बसाया जाएगा, उन्हें किसी और जगह पहुंचा दिया जाएगा जहाँ पे वो सेफ होंगे। अच्छा, फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो, ये जो इसने यूज़ किया ना कि सम, कुछ, कौन से कुछ? उसने कहा अराइविंग इन पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि जब कुछ लोग जो थे, जब वो पाकिस्तान पहुंच रहे थे तो तब वो ट्रस्ट कर रहे थे, तब वो ऐसा सोच रहे थे, तब वो ऐसा होप कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे ट्रस्टिंग आया है। अच्छा, डेस्परेशन किसको बोलते हैं? देखो, डेस्परेशन जो है इसका मतलब होता है होपलेसनेस, नाउमीदी। अब आगे देखो, कहता मैनी हैव। देखो, मैनी किसके लिए आया है? इन इंसानों के लिए आया। ये वो इंसान है जिनको आप काउंट कर सकते हो। कहता बहुत सारे जो हैं हैव, इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब क्या? बल्कि। फाउंड देमसेल्व्स, कहता उन्होंने अपने आप को पाया है इन लिम्बो फॉर ईयर्स, मतलब ऐसी सिचुएशन में जहां अनसर्टेनिटी है, मतलब एक ऐसे हालात जहां उनके फ्यूचर का ही डिसाइड नहीं हो रहा कि उन्होंने रहना किधर है। कहता स्ट्रैंडेड, फंसे हुए, बाय स्लो ब्यूरोक्रेसीज, इसके ज़रिए, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो पेचीदा गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं उसके ज़रिए। कहता शिफ्टिंग इमिग्रेशन पॉलिसीज़, कहता इनकी वजह से, ये वो वाली पॉलिसीज़ हैं, ये वो वाले रूल्स हैं जो कि तब्दील होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। एंड वैनिंग पॉलिटिकल विल, और कहता इसकी वजह से ये जो चीज़ है, जो पॉलिटिकल विल है, जो सियासी इरादा है, जो कमज़ोर होता हुआ है, कहता विल, कहता इन होस्ट कंट्रीज, इन कंट्रीज़ में जो कि मेज़बान मुल्क हैं, जहाँ ये भेजे गए थे स्टे करने के लिए। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो ये कह रहा है कि ये जो इतने लोग थे, बजाय इसके कि उनकी हेल्प होती, वो बेचारे तो ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ वो आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। किन वजहों से वो फंसे हुए हैं वो आगे इसने सारा इसने यहाँ पे मेंशन किया है। अच्छा, इसकी पहले वो कैप चेक कर लें, फिर मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको। अच्छा, लिम्बो का मतलब क्या होता है? लिम्बो में का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, ऐसी सिचुएशन जो गैर यकीनी हो, जो मतलब किसी भी टाइम चेंज हो सकती है। अगर कोई पर्सन स्ट्रैंडेड है तो इसका मतलब वो स्टक है, वो ट्रैप है, वो फंसा हुआ है।
अगर कोई चीज़ शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब है वो तब्दील हो रही है, वो अनस्टेबल है। अगर कोई चीज़ वेनिंग हो रही है तो इसका मतलब वो कमज़ोर हो रही है। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि इसने ये जो चीज़ यूज़ की है ना बाय के बाद, ये जो सारी चीज़ें मेंशन की हैं ये एक ख़ास स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही हैं। वो ख़ास स्ट्रक्चर क्या है? देखो, अगर बाय के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन है, ये एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन है, ये एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन है। इस तरह से इसने ये पूरे का पूरा सेंटेंस बनाया है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब चीज़ें लिस्ट में होती हैं तो उनका स्ट्रक्चर हमेशा सेम होता है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि यहाँ पे बाय प्रपोजिशन लगा के यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया है, कोई नाउन फ्रेज मेंशन कर दिया, देन इन्फिनेटिव ले आए हो, फिर जेरंड ले आए हो। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। कहता पाकिस्तान, फिर कॉमा, कहता विच हैज़ होस्टेड, कहता ये वो वाला पाकिस्तान है जिसने होस्ट किया है अफगान्स को फॉर डिकेड्स, कई सालों के लिए, कई सालों से उसने उनको पनाह दी है। होस्ट करने का मतलब किया कि उसने उनको शेल्टर प्रोवाइड किया है, ठीक है। डेकेड्स मतलब कई सालों से। डिस्पाइट, कहता इस चीज़ के बावजूद, इट्स ओन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी स्ट्रेन्स, कहता इस चीज़ के बावजूद कि इसकी जो अपनी जो माली हालात थे और जो इसकी सिक्योरिटी सिचुएशन थी वो स्ट्रेन थी, मतलब वो बहुत ही, आप ये समझ लो कि प्रॉब्लमेटिक थी। तो इन चीज़ों के बावजूद कि जब उनकी माशी मुश्किलात थी, जब उनकी सिक्योरिटी जो थी, उनके मसाइल थे, इन चीज़ों के बावजूद उन्होंने उनको पनाह दी। कहता रिसेंटली, हाल ही में बिगिन स्टार्ट कर दिया डिपोर्टिंग, कि पाकिस्तान ने डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान ने उनको कंट्री से निकालना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, किन को? कहता थाउजेंड्स ऑफ अनवेलकम्ड अफगान्स, कहता इतने सारे जो अफगान्स थे जो अनडॉक्यूमेंटेड थे। अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब है वो जिनके पास प्रॉपर लीगल पेपर नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अच्छा, ये पहले मैंने अनवेलकम्ड कह दिया था, ये अनडॉक्यूमेंटेड है। कहता है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है दोज, वो वाले, कौन से अफगान्स? कहता हु हैड बीन वेटिंग फॉर वीज़ाज, कहता जो कि इंतज़ार कर रहे थे वीज़ाज के लिए। अच्छा, वीज़ाज किसके लिए, कौन सी कंट्रीज़ के लिए? उसने कहा टू वेस्टर्न कंट्रीज़, इन वाले ममालिक के लिए। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो, इसके बाद पाकिस्तान लगा है, पाकिस्तान के बारे में इसने क्लोज लगाई है पूरी की पूरी कि ये वो पाकिस्तान है जिसने इनको होस्ट किया था। होस्ट करने का मतलब है शेल्टर प्रोवाइड करना, पनाह प्रोवाइड करना। अच्छा, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर, जो इसके ऊपर बर्डन था इन दो चीज़ों का। डिपोर्ट करने का मतलब होता है उनको निकाल देना। अच्छा, अनडॉक्यूमेंटेड मतलब जिनके पास, जो अनरजिस्टर्ड थे, मतलब उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। और ये हु किन के लिए आया? देखो, ये प्रोनाउन होता है, ये किसी नाउन की जगह पे आता है। जब भी आप एडिटोरियल्स को रीड करो, आपको ये पता होना चाहिए ये प्रोनाउन किस नाउन की जगह पे आया है। कहता दिस हैज़ प्लेस्ड, कहता ये जो चीज़ है इसने रख दिया है, किसको? पीपल, लोगों को। डायरेक्टली मतलब सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्डली। बैक इन हार्म्स वे मतलब दोबारा फिर से इनको खतरे में रख दिया। कहता द तालिबान व्यू दैम, कहता है जो तालिबान है वो इनको देखते हैं एज ट्रेटर्स, इस रूप में कि ये गद्दार हैं, ये वो हैं जिन्होंने अपनी कंट्री को बिट्रे किया है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, देखो, ट्रेडर्स किसको बोलते हैं? उनको जो डिसीव करता है, जो धोखा देता है। और व्यू करने का मतलब होता है देखना, उनको कंसीडर करना, उनको रिगार्ड करना, समझना। अच्छा, ये जो चीज़ इसने मेंशन की थी ना, हार्म्स वे मतलब डेंजर, हार्म का मतलब होता है डेंजर, रिस्क, खतरा। कहता है रिप्राइजल्स, रिप्राइजल्स का मतलब होता है बदला, इंतकाम। कहता कैन मीन, कहता उसका मतलब हो सकता है क्या? आर्बिट्रेरी डिटेंशन, मतलब ऐसी डिटेंशन, ऐसी कैद जो कि आर्बिट्रेरी है, मतलब जो कि मनमानी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ चॉइस बेस्ड है, बगैर किसी वजह के है। कहता
एबडक्शन ये चीज़, टॉर्चर और डेथ। कहता अब ये बदला जो है ना ये उनको इस तरह से कंसीडर करते हैं ना, तो ये कंसीडर करने की वजह से उसने कहा कि ये उनसे इस तरह से बदला ले सकते हैं। तो ये न्यू वर्ड आपके लिए हो सकता है। रिप्राइजल का मतलब होता है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन बहुत यूज़ होता है स्पेशली जब आप कोई ऐसे एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो जहाँ वॉर जैसे वर्ड्स यूज़ हों, ठीक है। रिटेलिएशन भी बोलते हैं, रिवेंज भी बोलते हैं। और आर्बिट्रेरी का सबसे आप यही समझ लो वो चीज़ जो मनमानी हो। और डिटेंशन का मतलब होता है कैद, कस्टडी। अबडक्शन का मतलब होता है अगवा करना, किडनैप करना। अब आगे देखो, कहता फॉर वीमेन प्रोफेशनल्स, कहता इनके लिए जो ये वाली औरतें थी एंड राइट्स एक्टिविस्ट, और कहता हकूक़ के हामी जो थे, कहता द डेंजर इज़ इवन ग्रेटर। कहता इनके लिए तो ख़तरा और भी ज़्यादा है। कहता एज क्योंकि देयर वेरी विजिबिलिटी, इनकी जो विजिबिलिटी है, उनकी जो खुली पहचान है, कहता मेक्स देम टारगेट्स, कि उन्हें बना देते हैं निशाना। देखो इसने बताया कि वो वाली औरतें जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर्स भी हो सकती हैं, लॉयर्स भी हो सकती हैं, टीचर्स भी हो सकती हैं। कहता ये वाली औरतें और ये वाले लोग जो इंसानी हकूक़ के लिए खड़े होते हैं, कहता ये सारे के सारे खतरे में हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी विजिबिलिटी है, उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। कहता जर्मनी एट लीस्ट अपीयर्स, कहता कम अज कम ये जो जर्मनी है वो दिखाई देती है विलिंग, वो राजी है, वो तैयार है, रजामंद है टू ऑनर इट्स वर्ड, कि वो अपने लफ्ज़ों को निभाएगी, अपने वादों को निभाएगी, उनको पूरा करेगी। देखो वर्ड का मतलब क्या है? वर्ड का मतलब प्रॉमिस ही है, उनकी जो कमिटमेंट है, उनके जो वादे हैं। ऑनर करने का मतलब वही है, उनको फुलफिल करना। देखो इनको आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर सकते हो। कहता बट लेकिन अदर्स हैव फॉल्टर्ड, कहता जो दूसरे थे ना, दूसरे कौन भाई? वो कह रहा दूसरे मुल्क जो थे जर्मनी के अलावा, कहता वो क्या हुए? वो स्टम्बल कर गए, वो कमज़ोर पड़ गए, वो नाकाम हो गए। अब ये कॉलन साइन, अच्छा कौन से? कहता ब्रिटेन्स रिसेटलमेंट स्कीम्स, कहता इसकी जो ये वाली स्कीम्स थी जो दोबारा बसाने की, लोगों को ये जो प्रोग्राम्स थे उसके जो मंसूबे थे, कहता वो वाले रिमेन रहे पैरालाइज्ड, मतलब वो एक्टिव नहीं थे, वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो बिल्कुल रुक गए। बाय डिलेज के ज़रिए, मतलब देर की वजह से, एंड लीगल रैंगलिंग, और इसकी वजह से, मतलब ये जो कानूनी उलझन थी उसकी वजह से। फिर सेमी कॉलन, कहता कैनेडा हैज़ स्ट्रगल, कि कैनेडा जो था उसने कोशिश की थी टू मीट इट्स इनटेक प्लेजेस, मतलब अपने वादों को पूरा करने के लिए। कहता साइट करते हुए, वजह बनते हुए या हवाला देते हुए लॉजिस्टिकल हर्डल्स, कि यहाँ पे जो हैं वो ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, मतलब प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज है जो रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, प्लानिंग से रिलेटेड हैं। फिर सेमी कॉलन, कहता एंड द यूएस स्टिल फेसेस, कहता जो यूएस है वो आज भी सामना कर रहा है किसका? अ वास्ट बैकलॉग, इस चीज़ का, मतलब उसके पास अभी तक बहुत ज़्यादा अनफिनिश्ड वर्क है, मतलब बहुत ज़्यादा जमा हुआ काम है। किस चीज़ का? कहता ऑफ अनप्रोसेस्ड स्पेशल वीज़ास, कहता ये वाले वीज़ास का, मतलब जो स्पेशल वीज़ास अभी तक प्रोसेस नहीं हुए। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो आप ये चीज़ नोट करो कि इसने सेंटेंस बनाया कैसे है। इसने जर्मनी की बात की, लेकिन इसने बट कंजंक्शन लगा के आगे कंट्रास्ट शो किया और दूसरी कंट्रीज़ के बारे में बताया। जब इसने दूसरी कंट्रीज़ के बारे में बताया तो उसने सेंटेंसेस को कैसे बनाया? कॉलन साइन लगाया क्योंकि ये डिटेल बताना चाह रहा है, ये लिस्ट मेंशन करना चाह रहा है। इसने सेमी कॉलन लगाया क्योंकि ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, लेकिन इस सिचुएशन में ये आपस में लिंक करते हैं, तो इसलिए इसने दरमियान में सेमी कॉलन्स लगाए। अच्छा इसकी वोकैब ज़रा चेक कर लो। अच्छा ये जो वर्ड है ना फॉल्टर्ड, इसका मतलब होता है फेल होना, नाकाम होना। स्टम्बल करना, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना।
अच्छा कैसे, अब ये वाली जो चीज़ें हैं, अच्छा अगर कोई चीज़ पैरालाइज्ड हो गई है ना, तो इसका मतलब देखो जब पैरालिसिस होता है तो उसमें क्या होता है, बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट जो होती है वो फ्रीज हो जाती है, तो उसी से ये वर्ड बना है पैरालाइज्ड। अगर कोई चीज़ पैरालाइज्ड हो गई है तो वो कंप्लीटली स्टॉप्ड हो गई है, मुकम्मल तौर पर रुक गई है। अच्छा रैंगलिंग का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट, झगड़े, आर्ग्यूमेंट, बहस, कॉन्फ्लिक्ट। और बैक लॉग यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया था, देखो इसका मतलब होता है एक्यूमुलेशन, जमा हुआ, पेंडिंग वर्क, ऐसा काम जिसको उसने पूरा ही नहीं किया था। अच्छा हर्डल्स का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें, बैरियर्स। अब आगे देखो, कहता देयर इज नो क्वेश्चन, कहता वहां कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। किस चीज़ का, कहता ऑफ द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज़ का, इखलाकी जिम्मेदारी का, दीज कंट्रीज हैव, जो ये मुल्क रखती हैं। मतलब किसकी बात कर रहा है, इन सारियों की बात कर रहा है। कहता है इसमें कोई शक नहीं है, ये जो मुल्क हैं ये इखलाकी जिम्मेदारी रखते हैं। अच्छा नो क्वेश्चन ऑफ का मतलब क्या होता है, इस फ्रेज का मतलब होता है नो डाउट, ऐसा तो सवाल ही नहीं बनता, मतलब ये तो चीज़ यकीनन है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, ये ऐसी चीज़ है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब कह रहे टू अबैंडन दैम, कहता उनको छोड़ देना। नाउ अब इज वो है टू कंडेम दैम, उनको मौत के हवाले कर देना, मतलब उनको ऐसी सिचुएशन में छोड़ देना जहां उनके पास कोई चॉइस नहीं है सवाए किसके कि वो इन चीज़ों को सहें। अच्छा किस चीज़ को, उसने कहा परसिक्यूशन, इस चीज़ को, ये जो तंग करना है, जो जुल्म है, जो गलत ट्रीटमेंट है, जो हरासमेंट है, एंड रोप अफगानिस्तान ऑफ अ बेटर फ्यूचर, और उनसे इस चीज़ से, बेहतरीन मुस्तकबिल से। अच्छा अब देखो ये चीज़ नोट करो कि यहाँ पे टू अबैंडन जो है ये इन्फिनेटिव है, ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इज जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। वो बता रहा है कि टू अबैंडन देम नाउ इज क्या है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ वो ये वाली चीज़ बता रहा है कि वो चीज़ फिर ऐसी होगी कि हम उन्हें उस सूरत हाल में डाल रहे हैं जहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बचने की। देखो हमने, आप सब ने देखा होगा, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, हमने देखा था कि पहले एडिटोरियल्स में कि कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना, लेकिन यहाँ पे कंडेम का मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी को ऐसी सिचुएशन में छोड़ देना, मतलब आप ये समझ लो कि किसी को मौत के हवाले कर देना, ये होता है यहाँ पे कंडेम का मीनिंग। और परसिक्यूशन मैंने बता दिया कि ये जो जुल्म है, ये जो तंग करना है, और किसी को रोब करना है तो इसका मतलब है आप उसको किसी चीज़ से महरूम कर रहे हो, उससे कोई चीज़ छीन रहे हो। अब ये लोग उससे क्या छीन रहे हैं, ये वाला फ्यूचर। कहता दीज पीपल, कहता ये वाले जो लोग हैं जिनके बारे में मैं अभी बात की है कि ये सब कुछ जिनके साथ हो रहा है, कहता ये वाले जो लोग, कहता कैन नॉट अफोर्ड, कहता ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसको, मोर इन एक्शन को, मज़ीद इस चीज़ को। इन एक्शन किसको बोलते हैं, इसका मतलब है कुछ ना करना, डूइंग नथिंग। तो ये जो चीज़ है कि कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा, कहता अब ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहता देयर वेरी सर्वाइवल इज एट स्टेक, कहता इनका जो असल में ये जो सर्वाइवल है, ये जो जिंदा रहना है, ये जो बचना है, कहता ये खतरे में है, ये दाव पे लगा हुआ है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो इवन इफ का जो यूज़ होता है ना वो ये होता है, देखो इसमें वो कहता है एक कंडीशन को मेंशन करता है, वो एक सूरत हाल बनाता है। वो कहता है कि अगर ऐसा होता ना, जो रिजल्ट है वो तब्दील ही नहीं होना था, मतलब चाहे कोई भी कंडीशन लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, जो रिजल्ट है वो वही रहना है, ठीक है। इवन इफ का इस्तेमाल जब आप फ्यूचर प्रेजेंट में करते हो ना, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, इवन इफ, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद प्रेजेंट टेंस लगा होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज होगी जो कि फ्यूचर टेंस में होगी। अच्छा जैसे ये देखो, इवन इफ इट रेन्स, कि अगर बारिश होती है, वी विल प्ले फुटबॉल, के मतलब चाहे बारिश होती है हम फिर भी फुटबॉल खेलेंगे। ये जो चीज़ है हमारे इस रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकती, रिजल्ट यही रहेगा चाहे बारिश हो या ना हो। तो वो ये वाला मीनिंग कन्वे करता है।
अब चीज़ नोट करो कि यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस इसलिए यूज़ किया क्योंकि प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा था ये फैक्ट बताने के लिए भी यूज़ होता है, ये किसी चीज़ को रियलिटी बनाने में भी यूज़ होता है। तो जब कोई चीज़ फैक्ट बनेगी तभी ये वाला रिजल्ट आएगा ना, तभी उसका फ्यूचर पॉसिबल होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज़ हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। अब नेक्स्ट देखो। अच्छा, जब हम इवन इफ के साथ जब आपको पास्ट टेंस नज़र आता है और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज होती है वो भी पास्ट में होती है, तो उसका मतलब क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले आप एक सेंटेंस देखो कि इवन इफ ही ट्राइड ही वुड फेल। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल देखो। एक दो लड़के हैं, सलमान और साजिद। ठीक है, अब मुझे पता चला है कि सलमान ने ये बोला कि साजिद फेल हो गया, तो मैंने उससे पूछा कि साजिद क्यों फेल हो गया? तो उसने कहा मैम, जो साजिद है ना, अगर वो कोशिश करता उसने फिर भी फेल ही होना था, क्योंकि मुझे पता है वो सारा दिन क्या करता है। तो अब ये उस पास्ट की बात कर रहा है जो असल में हुआ था, उन्होंने वाकई में कोई एग्ज़ाम दिया था, तो ये उसकी बात कर रहा है। तो ये इस तरह से है, वो कह रहा है कि अगर वो मेहनत करता ना पास्ट में, अगर ये वाली सिचुएशन होती तब भी ये वाला रिजल्ट निकलना था, तब भी उसने फेल ही होना था। अब ये वाला देखो, ये होता है अनरियल पास्ट। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें तो सलमान और साजिद दोनों ने जाके एग्ज़ाम दिया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं, हम एक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। जैसे इवन इफ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव फेल्ड। मतलब वो कह रहा है कि एक लड़की है, उसकी अब शादी हो चुकी हुई है, तो यहाँ पे खड़ा एक पर्सन जो है, फॉर एग्जांपल मैं सोच रही हूँ कि अगर वो मेहनत करती ना तो उसने फिर भी फेल ही होना था। तो ये वाली जो चीज़ है ना, जिसमें आप ऐसा सोच रहे हो जैसा हुआ ही नहीं है, आप बैठ के ये सोच रहे हो अच्छा अगर वो स्टडी करती तो तब भी इसका ये रिज़ल्ट निकलना था, उसने फिर भी फेल ही होना था, ये गारंटीड रिज़ल्ट है। अच्छा, और उसके बाद अगर हम यूँ बनाते, क्योंकि ये जब हम अनरियल पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें जो सेकंड क्लॉज है उसके साथ वुड हैव भी लग सकता है, कुड हैव भी लग सकता है, शुड हैव भी लग सकता है। तो अगर कुड हैव लगता तो तब हम क्या बात करते? तो देखो, हमने तब पॉसिबिलिटी की बात करनी थी कि ऐसा पॉसिबल था। जैसे अगर मैं ये कहती कि हाँ अगर उसने स्टडी की होती ना, अगर उसने पढ़ा होता या अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा होता, हो सकता था वो पास हो जाती, लेकिन उसने तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया, उसकी तो शादी हो चुकी हुई है। मैं तो खुद ही इमेजिनेशन कर रही हूँ यहाँ पे खड़ी होके, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये बता रहा है। अब ये देखो, इवन इफ दे हैड वर्कड हार्डर, कि अगर उन्होंने ज़्यादा मेहनत भी की होती ना, दे शुड हैव वोन, तो उन्हें जीतना चाहिए था। ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे कोई मैच नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, अब कन्फ्यूजन कहाँ पैदा होती है? देखो, कन्फ्यूजन यहाँ पे पैदा होती है। अभी जो हमने एक सेंटेंस देखा जिसमें इसने बात की है, इवन इफ़ का यूज़ किया, लेकिन इसमें ये जो इवन इफ़ है ये कोई कंडीशन शो ही नहीं कर रहा। तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं अगर यहाँ पे ये कंडीशन शो नहीं कर रहा तो फिर इवन इफ यहाँ पे क्या मीनिंग शो कर रहा है? देखो, तब ये मीनिंग शो कर रहा होता है इस चीज़ का, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस हकीकत के बावजूद। ये कंट्रास्टिव होता है, ये कंट्रास्ट शो कर रहा होता है। जैसे शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट को डिजर्व करती है, उसका हक है। इवन इफ शी मेड अ मिस्टेक, कि उसने गलती कर भी दी है, इस चीज़ के बावजूद वो इस चीज़ को डिज़र्व करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंटेंस था वो कुछ यूँ था, उसने कहा कि ये जो चीज़ है इसको ऑनर किया जाएगा इवन इफ इट हैज़ कम लेट, इस हकीकत के बावजूद कि ये जो चीज़ है ये देर से आई है। अब यहाँ पे कोई कंडीशन तो नहीं लगी हुई, यहाँ पे जो ये वाला मीनिंग कंट्रास्ट का मीनिंग शो कर रहा है ना, तो ये होती है इवन इफ, जिसको देखकर स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है।
और कोई अगर आपको अभी समझ नहीं आई तो घबराने की बात नहीं है, ये दोबारा एडिटोरियल्स में आएगा, हम फिर से कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो जल्दी से हम अपना क्विज देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि राइट द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एंड यूज इट इन योर ओन सेंटेंस। देखो मीनिंग लाजमी लिखना, अगर सेंटेंस बना लोगे किसी का भी अच्छी बात है, लेकिन मीनिंग जो है वो मस्ट है। फर्स्ट वन है अबैंडन करना, सेकंड है कंडेम करना। देखो कंडेम जो है मैंने अच्छे से समझाया आपको। परसिक्यूशन क्या होता है, डिपोर्टिंग क्या होता है, डेस्पिरेशन क्या होता है, स्ट्रैंडेड क्या होता है, बैकलॉग क्या होता है। इन चीज़ों के मीनिंग अब आपने बताने हैं। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।